नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये रहा सेट 5 का दूसरा पार्ट। और ये है आपका डबल स्टार सीरीज ज्ञान बिंदु का, रोशन आनंद सर का, जिसमें हम इसमें करंट अफेयर और मैथमेटिक्स, हिंदी छोड़ेंगे, रीजनिंग भी छोड़ेंगे। बाद बाकी जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको सिर्फ याद करवाने का काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 18 नंबर में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर है, इसको छोड़िए। चलिए 19 नंबर से ही है। कहता है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तब। ये तो आप जानते हैं, ठीक। लिफ्ट में सवार पिंड के भार का समीकरण है W बराबर m इंटू जी प्लस माइनस ए। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, वो आगे देखिए। कोई परिवर्तित नहीं होगा। भार और त्वरण इसमें मेन है, जो आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये सब केस दिया हुआ है दोस्तों, इसको छोड़िए। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको छोड़ देंगे। आ, कहता है कि जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा ना तो क्या होगा, उसका जो उसमें आदमी का भार होगा वो उसमें शून्य हो जाएगा। लिफ्ट में सवार पिंड का भार शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेन क्वेश्चन आपका 20 नंबर से ध्यान देंगे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जब उच्च तापमान पर दो ड्यूटेरियम नाभिक आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। जब उच्च ताप पर दो ड्यूटेरियम नाभिक आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम नाभिक का निर्माण होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब उच्च तापमान पर दो ड्यूटेरियम नाभिक आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में उच्च परिणाम में उच्च ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण दोस्तों एडवर्ड टेलर ने किया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड। अगला कहता है दोस्तों कि ये तो समझ गए, परमाणु बम के बारे में ध्यान दीजिएगा। कहता है कि परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। जो परमाणु बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का निर्माण ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु बम का निर्माण ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु बम का निर्माण हाइमर ने किया था। कृत्रिम तत्वांतरण रेडियो सक्रियता की एक महत्वपूर्ण घटना है। कृत्रिम तत्वांतरण रेडियो सक्रियता की एक महत्वपूर्ण घटना है। कृत्रिम तत्वांतरण रेडियो सक्रियता की एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। इंग्लिश है, इसको छोड़ दीजिए, इंग्लिश को छोड़िए। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनमानस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल कर लिया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें भारतीय जनमानस की बिना सहमति के ही भारत को शामिल कर लिया गया था। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, ठीक है। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों भारतीय जनमानस के सहमति के बिना ही भारत को शामिल कर लिया गया था। कहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी कारण गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया। साथ ही साथ दोस्तों देखा गया इसमें कि भारत के स्तर पर प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत के स्तर पर प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे।
बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था तथा दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा को चुना गया। बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें प्रथम श्री कृष्ण सिंह को चुना गया और दूसरे सत्याग्रही दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह को चुना गया था। गया में गौरी शंकर सिंह तथा सिलाव में श्याम नारायण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। गया में गौरी शंकर सिंह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो गया में गौरी शंकर सिंह तथा सिलाव में श्याम नारायण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। महिला सत्याग्रही में जानकी देवी तथा जगत रानी देवी प्रमुख थे। महिला सत्याग्रही में जानकी देवी और जगत रानी देवी प्रमुख थे। महिला सत्याग्रही में जानकी देवी तथा जगत रानी देवी प्रमुख थे। देखिए उपनाम है कुछ लोगों के, जैसे राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है देशरत्न और अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब एक भी शत्रु नहीं होना। देखिए राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न कहते हैं और अजातशत्रु भी कहते हैं। तो देशरत्न किसको बोलते हैं? राजेंद्र प्रसाद को, और अजातशत्रु भी राजेंद्र प्रसाद को। बापू बोलते हैं कुंवर सिंह को, बाबू बोलते हैं कुंवर सिंह को, बाबू बोलते हैं कुंवर सिंह को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। लोकनायक दोस्तों जयप्रकाश नारायण है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही साथ देखेंगे जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर। जननायक बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर को। बिहार विभूति बोलते हैं दोस्तों अनुग्रह नारायण सिन्हा को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा को। नागार्जुन बोलते हैं वैद्यनाथ मिश्र को। नागार्जुन बोलते हैं वैद्यनाथ मिश्र को। नागार्जुन बोलते हैं वैद्यनाथ मिश्र को। बाबूजी बोलते हैं जगजीवन राम को। बाबूजी बोलते हैं जगजीवन राम को। बाबूजी बोलते हैं जगजीवन राम को। राष्ट्र कवि बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्र कवि बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्र कवि बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नीति आयोग से संबंधित है। देखिए नीति आयोग का विस्तारित रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का विस्तारित रूप है। दोस्तों अब हम देखेंगे और भी कुछ विस्तारित रूप, ध्यान देंगे। जैसे PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। PCRA हो गया पेट्रोलियम, C से कंजर्वेशन, R से रिसर्च, A से एसोसिएशन। P से पेट्रोलियम, C से कंजर्वेशन, R से रिसर्च और A से एसोसिएशन। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया BRO का। इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप जानते हैं। जैम, देखिए जैम का होता है जनधन आधार मोबाइल। जनधन आधार मोबाइल, जैम का जनधन आधार मोबाइल। अमृत का हो जाएगा अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार फिर से देखिएगा, अमृत का हो जाएगा A से अटल, M से मिशन, फोर R से रेजुवेनेशन एंड U से अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। उदय का दोस्तों उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। उदय का हो जाएगा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उदान का हो जाएगा उदय देश के आम नागरिक। उदान का होगा उरे देश के आम नागरिक। उदास का हो जाएगा उरे देश के आम नागरिक। UPI दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये हो गया। UIDAI का होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। MSME का होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एड्स का हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे
एड्स का होगा एक्वायर्ड, एड्स का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आरटीआई का हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है अन्य सभी परिस्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, अर्थात कीमत और मांग का संबंध उल्टा होता है। समझिएगा, कहता है मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य सभी परिस्थितियां समान रहने पर, सारी परिस्थिति समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और कीमत घटने पर दोस्तों मांग बढ़ती है, अर्थात कीमत और मांग का संबंध उल्टा होता है। गिफेन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है। गिफेन जो वस्तुएं हैं वो देखिए कहता है कि गिफेन वस्तु जो है ना मांग के नियम का अपवाद है। गिफेन वस्तु क्या है वो आगे आप देखेंगे। तो गिफेन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है। गिफेन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिन्हें गरीब लोग मुख्य भोजन के रूप में उपभोग करते हैं। गिफेन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिन्हें गरीब लोग भोजन के रूप में उपभोग करते हैं। ठीक है, जब उनकी कीमत बढ़ती है गिफेन का तो लोग महंगी वस्तु खरीदने की क्षमता खो देते हैं और मजबूरी में उसी सस्ती वस्तु और अधिक खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गिफेन वस्तु क्या बोले? गिफेन वस्तु जो है दोस्तों, गिफेन वस्तु, एक सेकेंड, गिफेन वस्तु की कीमत बढ़ती है ना तो लोग महंगी वस्तु खरीदने की क्षमता खो देते हैं और मजबूरी में उसी सस्ती वस्तु को और अधिक खरीद लेते हैं। इसका परिणाम स्वरूप कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती जाती है। अच्छा, इंटीरियर गुड्स क्या है? घटिया वस्तु। इन्फेरियर इन्फेरियर गुड्स, घटिया वस्तु, इन्फेरियर गुड्स घटिया वस्तु, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है। माने घटिया वस्तु या इन्फेरियर वस्तु मतलब कहता है कि वैसा वस्तु होता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय घटने पर बढ़ जाती है। ठीक है, ये होता है। आपूर्ति का नियम देखेंगे। आपूर्ति का नियम क्या कहता है? अन्य सभी परिस्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी आपूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर आपूर्ति घट जाती है, अर्थात कीमत और पूर्ति का सीधा संबंध होता है। ये भी है। एक बार फिर देखिएगा, कहता है कि आपूर्ति का नियम अन्य सभी परिस्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर आपूर्ति घटती है। कीमत और आपूर्ति का सीधा संबंध होता है। ठीक है, चलिए, और ये आ गया आपका करंट अफेयर, इसको छोड़िए। ये सब करंट अफेयर है, इसको छोड़िए। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन को देखें। कहते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कि झूम कृषि या कर्तन दहन, झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि स्थानांतरित खेती की पारंपरिक पद्धति है जिसमें पहले जंगल की वनस्पतियों को काटा और जलाया जाता है, फिर राख को उसी उपजाऊ फिर राख से उसी उपजाऊ बनती और खेती की जाती है। राख से भूमि, अच्छा अच्छा दोस्तों माफी चाहते हैं, फिर से समझिएगा। कहता है कि झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि कृषि स्थानांतरित कृषि की पारंपरिक पद्धति है जिसमें पहले जंगल की वनस्पतियों को काटा जाता है और जलाया जाता है, फिर उसी राख से जो भूमि है ना वो उपजाऊ बनती है और उस पर खेती की जाती है। विश्व के विभिन्न देशों भागों में इस प्रकार की कृषि को अलग अलग नामों से दोस्तों जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अफ्रीका में इस कृषि को, ठीक है, मिल्पा कहते हैं। किसको? स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, या कर्तन दहन कृषि इसको बोल सकते हैं। तो मैक्सिको और मध्य अफ्रीका में दोस्तों हम मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला को वेनेजुएला में दोस्तों कोनुको कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, वेनेजुएला में
कोनुको कहते हैं, और ब्राज़ील में दोस्तों हम रोका कहते हैं, तो ध्यान देना है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले या चिटेनमन कहते हैं। मध्य अफ्रीका में इस स्थानांतरित कृषि को मसोले या चिटेनम कहते हैं। मध्य अफ्रीका में दोस्तों मसोले या चिटेनम कहते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में इस स्थानांतरित कृषि को लदांग कहते हैं, और वियतनाम में इस स्थानांतरित कृषि को दोस्तों रे कहते हैं। तो इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहते हैं और वियतनाम में रे कहते हैं। भारत में देखिए क्या क्या कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि कहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेबर, मध्य प्रदेश में बेबर कहते हैं और छत्तीसगढ़ में दहिया कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेबर कहते हैं और छत्तीसगढ़ में दोस्तों दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में हम पोंडू व पेंडा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इस स्थानांतरित कृषि को पोंडू या पेंडा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में दोस्तों इसको हम पामाडाबी, कुमान या बरीगा कहते हैं। कहता है कि उड़ीसा में दोस्तों इसको पामाडाबी, कुमान या बरीगा कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। पश्चिमी घाट में जो झूम कृषि होती है या आप स्थानांतरित कृषि जिसको बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कुमारी कहते हैं। पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं, इसको ध्यान देंगे। चलिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दोस्तों वालरे या वाल्टरे कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहते हैं। हिमालयन क्षेत्र में इसको खील कहा जाता है। हिमालयन क्षेत्र में दोस्तों इसको खील कहते हैं। हिमालयन क्षेत्र में इसको इस स्थानांतरित कृषि को खील कहते हैं। झारखंड में कुरुबा कहते हैं। झारखंड में इस स्थानांतरित कृषि को कुरुबा कहते हैं। झारखंड में इस स्थानांतरित कृषि को दोस्तों क्या कहते हैं, कुरुबा कहते हैं, इसको ध्यान देंगे। अच्छा, मणिपुर में इस स्थानांतरित कृषि को पामलू कहते हैं। मणिपुर में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको हम पामलू कहते हैं। मणिपुर में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको हम पामलू कहते हैं। मेघालय में दोस्तों इसको हम बोलते हैं बोगमा। मेघालय में क्या बोलते हैं, बोगमा कहते हैं। मेघालय में बोगमा कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक बार फिर देखिएगा, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोको, ब्राज़ील में रोको, ब्राज़ील में रोको। मध्य अफ्रीका में दोस्तों मसोले या चिटेमन, मध्य अफ्रीका में मसोले या चिटेनम। इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग, इंडोनेशिया या मलेशिया में और मलेशिया में लदांग कहते हैं। वियतनाम में इसको रे कहते हैं। भारत में कौन कौन सा जगह पे क्या क्या बोलते हैं देखिए। भारत में है दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य में झूम, उत्तर पूर्वी राज्य में झूम, मध्य प्रदेश में बेबर, मध्य प्रदेश में बेबर, छत्तीसगढ़ में दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर, छत्तीसगढ़ में दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू व पेंडा, आंध्र प्रदेश में पोडू व पेंडा। उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान और बरीगा। पश्चिमी घाट में कुमारी, पश्चिमी घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में खील, हिमालय क्षेत्र में खील कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में खील कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में दोस्तों खील हो गया, ठीक है। अच्छा, झारखंड में कुरुबा कहते हैं, मणिपुर में पामलू कहते हैं, मेघालय में बोगमा कहते हैं। चलिए अगला है, वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षणों में आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार होने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का प्रयोग में से उच्च पैदावार करना है। वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख लक्षण में देखिए, जो वाणिज्यिक कृषि होती है ना उसके मुख्य लक्षणों में आधुनिक निवेश होता है, जैसे कि अधिक पैदावार करने वाले बीज डालेंगे, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे और उच्च पैदावार प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है, ठीक है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि भी एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। इसे व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब समझिएगा, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला रोपण कृषि के उदाहरण हैं, ठीक है। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला
चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला रोपण कृषि का उदाहरण है। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें रागी, देखिए शुष्क कृषि में रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार फसल उगाई जाती है। देखिए शुष्क कृषि में दोस्तों ड्राई लैंड कल्टीवेशन में कौन कौन शामिल है? इसमें रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि शामिल है। तो शुष्क कृषि में रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार। शुष्क कृषि में रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार। शुष्क कृषि में रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ज्वार शामिल है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लाइकेन तथा मॉस जीवों को मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। लाइकेन तथा मॉस जीवों को लाइकेन तथा और मॉस जीवों को मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। कहता है तो समझिए, समझे नहीं, हम भी थोड़ा सा उच्चारण अच्छा से नहीं किए। देखिए कहता है लाइकेन और मॉस जीवों को कहाँ सबसे ज्यादा रहेगा, यही कह रहा है। तो मृदा विहीन, जहाँ मिट्टी नहीं रहेगा, मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की अधिक संभावना रहती है लाइकेन और मॉस का। तो जहाँ मिट्टी नहीं रहता है उस सतह पर जीवित जीवित ज्यादा रहेगा। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जिसमें कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है। लाइकेन जो है वो एक जटिल जीवन रूप है जिसमें कवक तथा शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन में कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन में कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन किसी भी सतह पर उग सकता है। लाइकेन किसी भी सतह पर उग सकता है। उन्हें उगने के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होता है। लाइकेन को उगने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। मॉस को पादप जगत के ब्रायोफाइटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मॉस को पादप जगत के ब्रायोफाइटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मॉस को पादप जगत के ब्रायोफाइटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये तना एवं पत्ते वाले नॉन फ्लोवरिंग पौधे होते हैं जो स्पोर पैदा करते हैं। लेकिन इसमें एक बार अच्छे से देखिएगा मॉस के बारे में। देखिए मॉस को पादप जगत के ब्रायोफाइटा के रूप में जानते हैं। सबसे पहले तो यही है कि मॉस को हम क्या जानते हैं, तो यह पादप जगत का ब्रायोफाइटा है मॉस, ठीक है। मॉस में तना एवं पत्ते वाले नॉन फ्लावरिंग पौधे होते हैं। मॉस जो है वो तना एवं पत्ता वाला तो होता है लेकिन नॉन फ्लावरिंग पौधा है जो स्पोर पैदा करते हैं लेकिन इसमें वास्तविक जड़ें नहीं होता है। मॉस में वास्तविक जड़ नहीं होता है। यह किसी भी स्थिर सतह जैसे नम मिट्टी, पेड़ की छाल, चट्टान आदि पर उग सकते हैं मॉस, ठीक है। चलिए आगे देखिए 30 नंबर इम्पोर्टेंट है। कहता है सीधा समझिए कि मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना था, ठीक है। जो मैकडोनाल्ड आयोग है ना दोस्तों, वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना था। मैकडोनाल्ड आयोग जो है दोस्तों वह कब बना था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। मैकडोनाल्ड आयोग यह बना था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए स्मिथ समिति बना 1860-61 में। स्मिथ समिति 1860-61 में लॉर्ड कैनिंग के समय। स्मिथ समिति 1860-61 में लॉर्ड कैनिंग के समय। स्मिथ समिति 1860-61 में लॉर्ड कैनिंग के समय। कैंपबेल आयोग 1866-67 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय। कैंपबेल आयोग 1866-67 में जॉन लॉरेंस के समय। कैंपबेल आयोग 1866-67 में जॉन लॉरेंस के समय। स्ट्रेची आयोग बना था दोस्तों, स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिटन के समय। स्ट्रेची आयोग बना था 1880 में लॉर्ड लिटन के समय। तो देखिए स्मिथ समिति बना था 1860-61 में लॉर्ड कैनिंग के समय। कैंपबेल आयोग बना था 1866-67 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय।
और स्ट्रेची आयोग बना था 1880 में लॉर्ड लिटन के समय। मद्रास सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। देखिए कहता है लॉयल आयोग बना था 1896 से 1897 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। समझिएगा क्या कहता है, लॉयल आयोग बना था 1896 से 97 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। तो लॉयल आयोग बना था 1896 97 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। लॉयल आयोग सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में गठित की गई, जो पंजाब के उप गवर्नर थे। लॉयल आयोग जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में गठित हुआ था। लॉयल आयोग जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में गठित हुआ था, जो पंजाब के उप गवर्नर था। अच्छा, मैकडोनल्ड आयोग 1899 में 1900 में बना था। मैकडोनल्ड आयोग दोस्तों 1899 से 1900 में बना था। ठीक है, और ये जो मैकडोनल्ड आयोग है ना, इसका गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। मैकडोनल्ड आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। वुडहेड आयोग बना था लिनलिथगो में। वुडहेड आयोग 1942-43 में लिनलिथगो के समय बना था। वुडहेड आयोग 1942-43 में लिनलिथगो के समय। वुडहेड आयोग 1942-43 में लिनलिथगो के समय। वुडहेड आयोग 1943-42-43 में लिनलिथगो के समय बना था। बंगाल में भीषण अकाल के कारण की जांच के लिए, ठीक है, यह बना था वुडहेड आयोग। देखिए बंगाल 1942-43 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उसी की जांच के लिए वुडहेड आयोग बनाया गया था 42-43 में। ठीक है, लिनलिथगो के समय। अच्छा, स्ट्रेची आयोग की सिफारिश के बाद अकाल सहायता एवं बीमा कोष का गठन किया गया। स्ट्रेची आयोग की सिफारिश के बाद अकाल सहायता एवं बीमा कोष का गठन किया गया। स्ट्रेची आयोग के सिफारिश के बाद अकाल सहायता एवं बीमा कोष का गठन किया गया। मैकडोनल्ड आयोग के सिफारिश के बाद अकाल आयुक्त की नियुक्ति की गई। कहता है मैकडोनल्ड आयोग की सिफारिश के बाद अकाल आयुक्त की नियुक्ति किया गया। ठीक है, मैकडोनल्ड आयोग की सिफारिश के बाद अकाल आयुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मैकडोनल्ड आयोग की सिफारिश के बाद अकाल आयुक्त की नियुक्ति की गई। कैंपबेल समिति का गठन उड़ीसा में आए अकाल के बाद किया गया। कैंपबेल समिति का गठन उड़ीसा में आए अकाल के बाद हुआ। कैंपबेल समिति का गठन उड़ीसा में आए अकाल के बाद हुआ। कैंपबेल समिति का गठन उड़ीसा में आए अकाल के बाद हुआ। कैंपबेल समिति में कहा गया कि सरकार को रेलवे तथा नहर आदि के निर्माण के लिए ऋण दिए जाने चाहिए। कैंपबेल समिति में यह बात भी कहा गया कि सरकार को रेलवे तथा नहर आदि के निर्माण के लिए एक ऋण दिया जाना चाहिए। कैंपबेल समिति में कहा गया कि सरकार को रेलवे तथा नहर के निर्माण के लिए ऋण दिया जाना चाहिए। किसमें कहा गया? कैंपबेल आयोग में। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया वो 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस बनाया गया वह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। ठीक है, इसका बनाने का कारण था कि कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल पद से त्याग, जब कांग्रेस पूरा मंत्रिमंडल पद से त्याग दे दिया था ना, तो वह दिन था 22 दिसंबर 1939 को, और उसी दिन मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया। 3 सितंबर 1939 को देखिएगा, 3 सितंबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा किया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेगा। इसी के लिए गुस्सा के पूरा कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया। देखिए डेट याद रखिए। देखिए घोषणा कब हुआ था, ध्यान दे रहे हैं? घोषणा हुआ था दोस्तों 3 दिसंबर 1939 3 सितंबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा किया कि भारत, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग बनेगा। इसी से गुस्सा होकर 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, और उसी दिन मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाता है। वायसराय ने इस घोषणा का भारत के प्रमुख राजनीतिक दल से निंदा की, क्योंकि बिना भारतीयों के परामर्श से निर्णय लिया गया था। ठीक है, वही बात है, समझिएगा। कहता है कि वायसराय ने इस निर्णय के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।
वायसराय के इस निर्णय के विरोध में वायसराय के इस निर्णय के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया ना, 22 अक्टूबर को। और 22, हाँ 22 अक्टूबर को दोस्तों त्यागपत्र देता है 1939 को, ठीक है। और 22 दिसंबर 1939 को ये सब अपना मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। चलिए, तो कहता है दोस्तों कि वायसराय के इस निर्णय के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को, 22 अक्टूबर डेट याद रखिए, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उसी वर्ष मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग से मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस का समर्थन भीमराव अंबेडकर ने किया था। मुस्लिम लीग का जो मुक्ति दिवस हुआ था ना, उसका मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस का समर्थन भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसके अलावा जस्टिस पार्टी के वी रामास्वामी पेरियार ने भी समर्थन किया था। ध्यान दीजिए इसको एक बार फिर से। कहता है कि मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस का समर्थन भीमराव अंबेडकर किया। उसके बाद जस्टिस पार्टी के ईवी रामास्वामी पेरियार ने भी इसका समर्थन किया था। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG श्रेणी में आता है। कोपेन CWG श्रेणी में आता है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG में आता है। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। कहता है बिहार की जलवायु जो है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार बिहार की जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, तो उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW। उत्तरी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझिएगा। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का संकेत CWG है और दक्षिणी बिहार AW है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, कोपेन के अनुसार ध्यान दीजिएगा, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु आती है CWG में। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु आती है दोस्तों CWG में। अच्छा, कोपेन के अनुसार ही दक्षिणी बिहार की जलवायु आती है दोस्तों AW में, ठीक है। तो कोपेन का याद कर लिए, उत्तरी बिहार की जलवायु आता है CWG में। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु दोस्तों CWG में आता है और दक्षिणी बिहार की जलवायु AW में आता है। लेकिन टिवार्था के अनुसार, ठीक है दोस्तों, टिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CAW में आता है और दक्षिणी बिहार की जलवायु AW में आता है। देखिए, कोपेन तो कहा कि उत्तरी बिहार की जलवायु CWG और दक्षिणी बिहार का AW, लेकिन त्रिवार्था कहता है कि नहीं, उत्तरी बिहार की जलवायु CAW में आएगा और दक्षिणी बिहार की जलवायु AW में आएगा, ठीक है। इसको ध्यान दिए। तो और नॉर्थ वेट, देखिए नॉर्थ वेट क्या कहता है, उत्तर पश्चिमी CBW संकीर्ण क्षेत्र। अच्छा, उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र CBW। देखिए नॉर्थ वेट क्या कहता है, उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र आएगा CBW में और शेष बिहार CAW में, ठीक है। तो नॉर्थ वेट क्या कहा, नॉर्थ वेट कहा कि उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र CBW और शेष बिहार CAW। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध, ध्यान दीजिएगा, आपका 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, एक सेकंड दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। महाभियोग, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो महाभियोग किस में है? अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग किस में है? अनुच्छेद 61 में है। यह राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप में लगाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा अनुच्छेद 61 पर, ठीक है। छोटा करते हैं थोड़ा। कहता है
प्रस्ताव के लिए समर्थन, तो जिस सदन में प्रस्ताव पेश हुआ उसके कम से कम 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे कि अगर हम करते हैं ना महाभियोग, तो प्रस्ताव के लिए समर्थन कितना जरूरी है। तो महाभियोग जिस भी सदन में प्रस्ताव होगा वहाँ का कम से कम 1/4 क्षेत्र उसके, ठीक है ना, उसके कम से कम 1/4 क्षेत्र सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर होगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब भारत के राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति कहता है कि राष्ट्रपति देश के कार्यपालिका के प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक तथा सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। योग्यता, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही राष्ट्रपति बनेगा। कार्यकाल दोस्तों इसका 5 वर्ष होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति दोबारा चुनाव के लिए भी पात्र होते हैं। चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आप जानते हैं। नियुक्ति, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, अच्छा नियुक्ति किसका किसका करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो नियुक्ति करता है वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को, अच्छा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी वो करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति संसद सत्र को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और भंग कर सकता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला भी सकता है, स्थगित भी कर सकता है और भंग भी कर सकता है। जब संसद सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। जब संसद सत्र में नहीं न रहेगा तो उसका अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि छोटा सा सेशन था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये आपका सेट 5 का पार्ट 2 था। इससे पहले बाद बाकी अपलोड कर चुके हैं हम, तो इसको आप अच्छे से प्यार दीजिए ताकि हम फिर से क्वेश्चन बैंक लेकर भी हम आए। चलिए, धन्यवाद।